दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दो राज्यों में विधानसभा होने वाले हैं। जी हाँ, एक हरियाणा, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, तो इन दोनों चीजों के बारे में, दोनों राज्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका अपर हैंड है किस राज्यों में, तो इन सभी चीजों पर आज चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो बात पहले हम आज हरियाणा शुरू करते हैं। जी हाँ, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और लगातार किसान खिलाड़ियों के बीच का मुद्दा जो है, साथ ही साथ अग्निवीर योजना का जो मुद्दा है वो हरियाणा के अंदर लगातार हावी रहा है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार होने की वजह से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है ग्राउंड पे बीजेपी सरकार के खिलाफ। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का वहां पर अपर हैंड है और कांग्रेस अच्छे खासे मेजोरिटी से वहां पर सरकार बना सकती है। चूंकि बीजेपी की सरकार होने की वजह से लगातार 10 सालों से आपने देखा होगा कि वहां पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव से इन वक्त 6 महीने पहले जो है बीजेपी ने वहां पर मुख्यमंत्री, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने वहां पर सत्ता मतलब जो चेहरा है वो परिवर्तन कर दिया। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके नायाब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया है। नायाब सिंह सैनी एक सांसद था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका उतना पॉपुलर चेहरा है नहीं बीजेपी का हरियाणा के अंदर, और उन्होंने 6 महीने में से कोई कार्य भी नहीं किया है जहां पर बीजेपी को वो वोट दिलवा सके अच्छी खासी मार्जिन में। अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कुल 10 लोकसभा सीटें आती है। 10 लोकसभा सीट आती है और 90 विधानसभा सीटें आती है। तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो है बीजेपी को मात्र 41 सीटें मिली थी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें बीजेपी को 5 सीटें मिली है और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली है। अगर वोट शेयर की अगर हम बात करें तो बीजेपी 45% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पे रही, जबकि पहले नंबर पे कांग्रेस को वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को ज्यादा मिली है बीजेपी को। अगर उसी वोट शेयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कांग्रेस का अच्छा खासा मार्जिन है बीजेपी के ऊपर। साथ ही साथ कांग्रेस ने अपना एक इंटरनल सर्वे भी करवाया है, यानी प्री पोल सर्वे करवाया है, जिसमें देखा गया है कि कांग्रेस को कम से कम 50 से 55 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 25 से 30 सीटों के बीच मिल सकती है। अगर ऐसा ही आंकड़ा रहा, और साथ ही साथ वहां पर उसके जो कांग्रेस के रणनीतिकार है सुनील पुनगोलू, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सारी रणनीति बना रहे हैं। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यात्रा कर रहे थे, उससे पहले शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यात्रा कर रहे थे। सभी का मोटिव एक ही था कि बीजेपी को सरकार से हटाया जाए, लेकिन सभी अपने अपने गुट में बटे हुए हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, जो राय देने वाले, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सभी का मानना है कि अगर कांग्रेस गुटबाजी रही तो कांग्रेस यहाँ पर जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि कितना भी गुटबाजी हो, कांग्रेस का कोई भी नेता पार्टी गति विरोध के हिसाब से काम नहीं कर रहा, पार्टी विरोधी हिसाब से काम नहीं कर रहा। हाँ, जरूर वो हुड्डा ग्रुप का, हुड्डा के जो है उनका विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष है उनका विरोध करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शैलजा हो, चाहे वो किरण सुरजेवाला हो। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, चाहे गुट में बटा हो, कुछ भी हो, कांग्रेस जो इस बार यहाँ पर सत्ता बड़ा हासिल कर सकती है और आराम से यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो हासिल कर सकती है, 50 से 55 सीटें। अब यूं कहे कि जैसे चुनाव खत्म होगा, कांग्रेस की सरकार बनने की जो फॉर्मूले रणनीतियां हैं वो चालू शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 90 सीटें हैं, लेकिन वहां पर 3 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। करवाया इसलिए जा रहा है, चुनाव आयोग ने हवाला दिया है कि वहां पर सिक्योरिटी का मामला, इस वजह से हम 3 चरण में करवा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में 90 सीटों पर एक चरण में, यानी 1 अक्टूबर को ही चुनाव हो जाएगा पूरे हरियाणा में। ऐसा तभी करवाती है बीजेपी जब उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, उन्हें लगता है कि सत्ता बिल्कुल हाथ से निकलने ही वाली है, तभी वो 1 चरण में करवाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा तमिलनाडु में करवाया था, जहां पर एमके स्टालिन की सरकार आई थी। उससे कई जगह ऐसे थे जहां पर 1 चरण में ही मतदान करवा दिया गया, जहां पर बीजेपी को लगा था कि यहाँ पर कोई बेनिफिट्स नहीं है, वो यहाँ पर सरकार में नहीं आ सकता है। तो उसी वजह से हरियाणा में भी इस बार लग रहा है 1 ही चरण में चुनाव करवाने का मत यही रहा होगा बीजेपी का कि ज्यादा संसाधन यहाँ पर यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा हासिल होने वाली है नहीं। बस चुनाव होने की बारी है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होना लगभग तय माना जा रहा है।
अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जी हाँ, अब दोस्तों 2014 से के बाद 10 साल के बाद जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। 10 सालों बाद अगर बात करें तो कश्मीर में काफी कुछ बदला है। धारा 370 हटाया गया है। उसके बाद वहां पर जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसे भी छीन लिया गया है। वहां पर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट भी दिया गया है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। उसके बाद यहाँ पर परिसीमन हुआ है। परिसीमन में जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ाई गई है, जबकि कश्मीर रीजन में सिर्फ 1 सीटें बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से मामला यहाँ पर काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। अब 5 सीट जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेंगे, यानी उनके पास भी प्रावधान है कि 5 जो विधायक है वो मनोनीत करेंगे राज्यपाल। अब वो कश्मीरी पंडित के लिए करेंगे, किसको करेंगे, वो तो राज्यपाल के विवेक पर बात करता है। तो अगर यहाँ पर भी बीजेपी को सत्ता में आने के चांसेस लगभग कम ही बताया जा रहा है। बताया इसलिए जा रहा है कि कश्मीर रीजन में अकेले 47 सीट है। आपको सरकार बनाने के लिए 48 सीटें चाहिए। अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनानी है तो उन्हें जम्मू रीजन में 100% परफॉर्मेंस देना होगा, यानी 43 सीटें हैं जम्मू रीजन में, तो 43 की 43 सीटें जीतना पड़ेगा। और साथ ही साथ 5 जो राज्यपाल मनोनीत करेंगे उसको मिला करके 48 बहुमत के आंकड़ा को छू सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि कोई भी पार्टी किसी भी रीजन में 100% परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। कोई ना कोई निर्दलीय जीत जाती है, या फिर किसी अन्य पार्टी का भी किसी न किसी सीट पे फोकस रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जम्मू रीजन से 10 सीटें भी निकाल लेती है इंडिया गठबंधन की पार्टियां, तो आराम से सरकार को बना सकता है। और मुझे लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर संभावनाएं जो सरकार बनाने की वो इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं। अब 47 सीटों में अब्दुल्ला परिवार की पार्टी या पीडीपी हो, इन सभी पार्टियों के पास उतना चांसेस नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों चुनाव हार गए थे। चुनाव इसलिए हार गए थे कि वहां के लोग दोनों ही परिवार की पार्टियों पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी। 2014 की बात करें तो जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बनाई थी, उसमें पीडीपी के पास 28 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास 25 सीटें थी और कांग्रेस के पास 12 सीटें थी। उसके बाद 18 सीटें जो है 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के पास। लेकिन इस वक्त जो है दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व जो है वो काफी खतरे में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर या तो निर्दलीयों का बोलबाला होगा या फिर कांग्रेस अपर हैंड रहेगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से ये मेरा आकलन है, आपको जो लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कश्मीर रीजन में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी सरकार बनाने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो इंडिया गठबंधन की है, न कि बीजेपी की। बीजेपी का हमने बता दिया कि सरकार बनाने के लिए उसे जम्मू रीजन में 100% परफॉर्मेंस देना होगा, जो बीजेपी के लिए संभव नहीं है और किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।